Hello, welcome student. Today we will understand next point from agriculture chapter. In this chapter we will understand non-food crops and technological and institutions reform. तो नॉन फूड ग्रेन्स हमारे पास कौन सी है बेटा? देखिए, फर्स्ट रबर, सेकेंड फाइबर क्रॉप्स, कॉटन एंड जूट. वैसे कॉटन और जूट हमारे पास फाइबर क्रॉप्स ही होती हैं, तो हम इसको इसी के अंदर ले सकते हैं. इट्स ओके. तो यहाँ हमारे पास आता है बेटा फर्स्ट रबर. रबर का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारी जो इक्वेटर है, यानी कि अर्थ के जो दो पार्ट करने वाली जो बीच की एक लाइन है जो आप ग्लोब पे देखेंगे, तो इस इक्वेटर के आसपास का एरिया में हम रबर को ग्रो कर सकते हैं. इट मीन्स हम इसको इक्वेटरियल क्रॉप्स भी बोल सकते हैं. ओके. रबर का जो क्रॉप्स होती है उसको तैयार करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. इसको वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. साथ में 200 सेंटीमीटर, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल किसको जरूरत होती है. हमारे इंडिया के अंदर रबर प्रोड्यूसर जो स्टेट है वो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार और गारो हिल्स. गारो हिल्स इट मीन्स मेघालय का एरिया. वहां पे हमारे पास रबर प्रोडक्शन, वो रबर प्रोडक्शन स्टेट है. आगे हमारे पास आता है बेटा फाइबर क्रॉप्स में. फाइबर क्रॉप्स हमारे पास 2 टाइप की हैं, विशेष करके 2 का नाम यहाँ पे दे रखा है फाइबर क्रॉप्स. वैसे तो हमारे पास सिल्क वार्म भी होता है, जो सिल्क के फाइबर भी होता है जो सिल्क वार्म से तैयार होता है. तो फाइबर क्रॉप्स में हमारे पास कॉटन, जूट, हेम्प या सिल्क वार्म भी होता है, उससे भी फाइबर, सिल्क वार्म से सिल्क फाइबर भी तैयार होता है. सिल्क फाइबर है, इट इज आल्सो फाइबर क्रॉप्स. ओके. हम कॉटन भी चलते हैं बेटा. जो सिल्क वार्म की हम बात करें, सिल्क फाइबर जो सिल्क वार्म से तैयार होता है, जो सिल्क फाइबर तैयार करने का जो काम करते हैं उसको सेरीकल्चर बोला जाता है. ओके. कॉटन प्रोडक्शन स्टेट देखें, in 2008 India is the second largest product. India was the second largest producer country after China. चाइना के बाद फर्स्ट नंबर पे चाइना और सेकंड इंडिया. सेकंड नंबर पे 2008 में सेकंड नंबर पे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉटन तैयार हुआ है. ओके. इसको तैयार करने के लिए, कॉटन को तैयार करने के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, जो हमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और नॉर्थ इंडिया में भी पंजाब के साथ का एरिया है, उसके अंदर कॉटन तैयार होती है. इट्स ओके. इसको तैयार होने के लिए 6 to 8 मंथ का टाइम इनको चाहिए होता है. और आसमान साफ चाहिए होता है. इसके लिए वार्म क्लाइमेट कॉटन है वो खरीफ क्रॉप्स में उगाया जाता है. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जूट. जूट इज also called golden fiber.
गोल्डन फाइबर तैयार होता है, सॉरी गोल्डन फाइबर इसका नाम दिया जाता है जूट को। इट इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ कारपेट, बैग एंड पैकिंग। जो हमारे पास पैकिंग के कार्टून आते हैं वो, जो दरी मैट आती है वो, हमारे पास बोरियां आती हैं वो, रोप, वो जूट से तैयार होता है। जूट फ्लड प्लेन एरिया में प्रोडक्ट होती है। फ्लड प्लेन एरिया में इट मीन्स वहां पे फ्लड आनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर फ्लडिंग दोज एरिया गेन फर्टिलाइजर्स, वी कैन ग्रो जूट इन दिस एरिया। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर जूट प्रोडक्ट होता है। ये इसमें इसको तैयार करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और साथ में रिन्यूड सॉइल। रिन्यूड सॉइल इट मीन्स इसको तैयार करने के लिए, जूट को गेन करने के लिए वो जो सॉइल है वो बार बार चेंज होनी चाहिए, नई सॉइल उसके साथ है उस एरिया में आ जानी चाहिए। इनकी फ्लड के साथ उस एरिया के अंदर नई सॉइल आ जाएगी, तो वो हमारे पास रिन्यूएबल सॉइल हो जाएगी। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं बेटा, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। हमारी गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मर क्या काम किया है इसके अंदर। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने क्या है, कलेक्टिवलाइजेशन। कलेक्टिवलाइजेशन का मतलब है कि हमारी लैंड जो पहले जमींदार के पास हुआ करते थे, जिसको हम लैंडलॉर्ड भी बोल सकते हैं, उसके पास सारी ओनरशिप होती थी। वो लैंड लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, रेंट पे देते थे। तो जो लैंड पे दे करके उस लैंड का जो ओनरशिप उसके पास होने की वजह से उससे रेंट लेते थे। टाइम पे वो उसके साथ अपने जो फार्मर्स थे या जो उस पर काम करने वाले लोग थे उनको चेंज करते रहते थे। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उस जमींदार से लैंड लेकर के और उसको कलेक्ट कर लिया। बाद में हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है विलेज वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने का पैटर्न उसको फर्टिलाइजर्स और अनफर्टिलाइजर्स दोनों ही लैंड को इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट किया कि वो पर आदमी के हिस्से, पर कैंडिडेट को उसमें कल्टिवेबल और लेस कल्टिवेबल लैंड दोनों ही उसके पास हिस्से में आ जाए। इसलिए आप लोग देखते हैं कि मैक्सिमम एरिया में, मैक्सिमम विलेजेस में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हमारी लैंड है वो एक डायरेक्शन में नहीं है। हमारे विलेज के एक या दो डायरेक्शन में उसका मिलने का कारण भी यही है, क्योंकि जिस एरिया के अंदर कल्टिवेबल लैंड सुटेबल या बेस्ट क्वालिटी का जहाँ कल्टिवेशन होता है उसको, और जहाँ लो क्वालिटी का कल्टिवेशन होता है यानी कि अनफर्टाइल सॉइल होती है उसको भी उसके हिस्से में आ जाए। इसलिए दोनों जगह से उसका पार्टीशन करके या दोनों जगह से उसका ओनरशिप दे दें। इट्स ओके। ये फर्स्ट हमारे पास कलेक्टिवलाइजेशन का काम किया। दूसरा, कोऑपरेशन एंड अबोलिश ऑफ जमींदारी। देखिए अभी हमने जमींदार का जिक्र किया था। जमींदार जो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करता था, यहाँ ये कहें कि उनको पीजेंट्स को अपनी लैंड डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे रेंट लेता था, उसको जमींदारी बोला जाता था। तो वो जमींदारी हमारी गवर्नमेंट ने अबोलिश कर दी, खत्म कर दी। फिर क्या किया, लैंड रिफॉर्म के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान बनाए थे, हमारी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस से 5 ईयर प्लान्स आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद में एक प्लान इंप्लीमेंट करते हैं और उस प्लान में हमारा इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर होता है कि अब की बार हमने कल्टिवेशन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है या एजुकेशन पे करना है या हेल्थ केयर पे करना है। लाइक हमारे पास अभी जो कोरोना डिजीज है, लगता है कि आने वाले टाइम में हमारी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर पे करेगी।
ओके, तो यहाँ पे जो 5 ईयर प्लान है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर होता है। तो 5 साल के लिए जो प्लान बनी थी पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर पे ही किया गया था। अकॉर्डिंग दिस प्लान आवर एग्रीकल्चर सिस्टम वर डेवलप्ड, क्योंकि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व इन ए एग्रीकल्चर सिस्टम। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन। Green revolution, it means productivity of the agriculture. Increasing productivity of the agriculture are called green revolution. ये green revolution कैसे होता है? ये फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से और दूसरे हमारे पास न्यू टूल्स न्यू मशीन्स होती हैं, उसकी हेल्प से ग्रीन रिवोल्यूशन होता है। तो इसके अंदर हमारी पॉपुलेशन में कम लैंड एरिया पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी पॉपुलेशन करती है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण ही पॉसिबल है। नेक्स्ट व्हाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। व्हाइट रिवोल्यूशन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए मिल्क आर कॉल्ड ए व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट इट मीन्स जो हमारे पास व्हाइट है, व्हाइट मिल्क है और मिल्क की जो प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होता है उसको व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। अगर हमारी क्रॉप्स डैमेज हो जाती है, फेल हो जाती है ड्राउट से, फ्लड से, साइक्लोन से, अर्थक्वेक से, कैसे भी जो हमारे पास नेचुरल डिजास्टर होता है जिससे हमारी फसल डैमेज हो जाती है, तो हमारी गवर्नमेंट उसके लिए इंश्योरेंस स्कीम देती है। उस क्रॉप्स को तैयार होने से पहले, हार्वेस्टिंग टाइम से पहले ही उसका इंश्योरेंस करवा लिया जाता है। तो अगर वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड द इंश्योरेंस टू दिस पीजेंट्स, जो इंश्योरेंस बना लेता है उस आदमी को मिलती है। प्रोवाइड द लोन फैसिलिटी। हमारी गवर्नमेंट ने ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत लोन प्रोवाइड करवाती है, जो ये लैंड रिफॉर्म करने के लिए या पीजेंट्स को हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है बेटा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड और PAIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। अगर घर में एक मेंबर है, इनकम का सोर्स उसी से होता है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस फैमिली मेंबर को इंश्योरेंस मिलता है, उसको क्लेम मिलता है। तो ये हमारे पास PAIS और KCC किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोगों को लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट है बेटा स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम। हमारी गवर्नमेंट पहले ही जो मौसम डिपार्टमेंट है उसके तहत उससे ये अनाउंसमेंट पहले ही हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत हमारी लैंड का, हमारी सॉइल का इंस्पेक्शन होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, वेदर के बारे में बता दिया जाता है, रेनफॉल के बारे में पहले ही अनाउंस हो जाता है। तो जो हमारे पास हिसार के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसके तहत हमें ये न्यूज़ मिलती रहती है। तो बुलेटिन न्यूज़ देती हैं टाइम टाइम पे। हमारे पास वेदर क्लाइमेट्स जो हमारी एटमॉस्फेयर है, यानी कि हमारे पास रेनफॉल कम होगी ज़्यादा होगी, इसका अनाउंसमेंट पहले हो जाता है। उसी को ध्यान में रख करके हमारी जो पब्लिक है, पीजेंट्स हैं, वो इसी प्रकार की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। वो देख लेते हैं कि बार बारिश लेस होगी, कम होगी, तो वो इसका कॉटन का ले लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, उसी को ज़्यादा उसमें कल्टीवेशन करते हैं, ज़्यादा एरिया में कॉटन की फसल है वो ले लेते हैं। अन्यथा दूसरी फसल भी जहाँ पे ज़्यादा बारिश होने की गुंजाइश होती है वहाँ दूसरी फसल का क्रॉपिंग हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है बेटा अनाउंस स्पेशल मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस it is announced by the government. It is a price, fixed price for the grain या cropping. It is a fixed price of the grain. It is usable for peasants.
जिस एरिया के अंदर जो भी कल्टीवेशन हमारी गवर्नमेंट ने लेनी है, जिस भी फसल की क्रॉपिंग लेनी है, उसका पहले ही स्पॉट प्राइस, मिनिमम स्पॉट प्राइस डिक्लेयर कर देती है। जब हमारी फसल तैयार होती है तो उसका उस रेट में उसको परचेज करना ही होता है। उसका रेट हाई बेशक हो जाए बट उसका लेस नहीं हो सकता है। अब ये जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है, एक तो इसमें जो मीडिएटर का काम करने वाले लोग हैं उसके एक्सप्लोटेशन से हमारे पीजेंट बच जाते हैं। दूसरा ये है कि जो पीजेंट्स को ये बात डिक्लेयर हो जाने के बाद उसको क्लियर हो जाता है कि उसने अपने फील्ड में अगर मस्टर्ड की क्रॉप्स उगाई है तो उससे इतना बेनिफिट होने वाला है। वो पहले ही उसको मेजरमेंट कर लेता है और पहले ही उसके मेजरमेंट करने के बाद वो सोन का काम करता है, उसमें बिजाई का काम करता है, इसलिए उसको क्लियरेंस हो जाती है। ये हमारे पास हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने जो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का काम किया है उसका एक्सप्लेनेशन है। इट्स ओके।